नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज का जो यह मुद्दा है, आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह किस सेगमेंट में आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपका जीएस का पेपर 2 है, पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेगमेंट है वहां से जाकर के यह मुद्दा जुड़ेगा। आपने पॉलिटी में अध्यादेश भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां भी आपको अपडेट करने की जरूरत है। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पास हो चुका है। पहले ये जो बिल था इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया। आप जानते हैं अध्यादेश के रूप में जब भी कोई चीज लाया जाता है जहां पर सरकार को लगता है कि तत्क्षण कानून बनाने की जरूरत है और सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश लाया जाता है। अब उसे बिल में कन्वर्ट किया जाएगा निश्चित तौर पर। तो अभी फिर इसे बिल में कन्वर्ट करने के लिए मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार जो है लोकसभा में लेकर के से आई, तो लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है। अब लोकसभा से जब यह पास कर दिया गया तो कहां पहुंचेगा? राज्यसभा में, ठीक है। और यदि राज्यसभा से भी यह बिल पास हो गया तब यह कानून का रूप ले लेगा, ठीक है। फिर इसके अनुसार ही दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकारियों का मामला है इसके हिसाब से होगा। तो इस मुद्दे को हम डिटेल से अब जरा देखते हैं कि क्या क्या मसला है। न्यूज़पेपर के हिसाब से देखेंगे तो न्यूज़पेपर भी यही बातें कह रहा है कि ये जो सर्विसेज बिल है वह पास हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बात और न्यूज़ पेपर कह रहा है कि विपक्षी दल जो है वो वॉकआउट कर गए, यानी चर्चा में वह भाग नहीं लिए सदन के अंदर और फिर वो चर्चा छोड़ करके सदन के बाहर चले गए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो एक बयान दिया है उसे भी समझिए। ये चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपको इसलिए समझना जरूरी है कि आपकी समझ फिर इन सब चीज़ों पर बेहतर हो पाएगी। तो इस टॉपिक पर कभी ऐसे वगैरह ये आए या आंसर राइटिंग करते हुए आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। होम मिनिस्टर यहाँ यह कहते हुए नजर आते हैं कि यह जो बिल के लिए चर्चा कराने के लिए सब आए हैं, दरअसल विपक्षी गठबंधन ये अपने गठबंधन को बचाना चाहते थे, इन्हें देश की फिक्र नहीं थी। तो दिल्ली के संदर्भ में ये सब बातें हैं। अब हम डिटेल से इन सब चीज़ों को देखेंगे, प्रमुख बिंदु में क्या क्या। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह बिल जो है लोकसभा से पास हो चुका है और अब राज्यसभा में पेश होगा, ठीक है। अब जानते हैं संसद में 2 सदन होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में जब यह पास हो जाएगा फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह अध्यादेश के रूप में है ऑलरेडी। इस पर एक जब अध्यादेश आया था उस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। तो अध्यादेश को अब कानून की शक्ल देना इसका उद्देश्य है। और दिल्ली में अधिकारी जो हैं, जैसे आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और यदि आप दिल्ली में आते हैं तो वहां पर आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो काम है फिर वह यदि ये बिल बन जाता है, राज्यसभा से पास होकर के कानून आ जाता है, तो इसी कानून के तहत आपका फिर पोस्टिंग ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। और इसके तहत जो अधिकार दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का वह किसको होगा? मुख्यमंत्री के जिम्मे नहीं होगा बल्कि उपराज्यपाल के जिम्मे होगा। यानी कि एलजी जो होते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल, जो भी व्यक्ति होंगे उनके जिम्मे यह ट्रांसफर पोस्टिंग का काम दिया जाएगा। यही मसला है। यह है राज्यसभा की तस्वीर। जब भी रेड आपको दिखे ना ये कारपेट तो समझ जाइए कि राज्यसभा है और ग्रीन दिखे तो लोकसभा होता है, ठीक है। इसके तस्वीर के हिसाब से भी आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब दिल्ली सर्विस बिल के कुछ प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं उस पर हम डिटेल से थोड़ा बात करते हैं। किस तरह से यह प्रक्रिया चलेगा इसे भी समझना हमारे लिए जरूरी होगा। देखिए सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, यह एक मुख्य पॉइंट है। इसे आप नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, ठीक है। अब पहले यही चला रहा है, इसी में संशोधन, इसमें पहले भी संशोधन किया गया है, ठीक है। हम उतना डिटेल से नहीं जाएंगे, आपको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें पहले भी संशोधन किया गया है। इसी को संशोधित करके अध्यादेश लाया गया था, तो इसी के तहत जो है कामकाज चलता है। इसको अब क्या कर दिया जाएगा? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2023 की बात की जाएगी। तो यहां पर विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए यह अधिनियम क्या एक रूपरेखा देता है। यह अधिनियम यह भी कहता है कि दिल्ली जो है वह राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और इसका जो प्रशासन है वह सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण से चलता है, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण से यह चलेगा, इस अधिनियम के तहत कहा गया है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की गठन की जाएगी इसके तहत। अब उसका क्या स्ट्रक्चर है जरा हम समझ लेते हैं। देखिए इसके तहत क्या होगा? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसके अंतर्गत 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य में कौन होंगे? जो भी एक दिल्ली के
मुख्यमंत्री होंगे। तो एक चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा वह इस जो अथॉरिटी है वह इसके अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरा व्यक्ति जो होगा मुख्य सचिव जो है वह होगा और तीसरा व्यक्ति जो होगा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होगा। यहां ध्यान देना है, यह जो दो व्यक्ति हैं, दो आईएएस ऑफिसर होंगे, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। जब जैसे आप बनेंगे और 20-25 साल सर्विस के बाद यदि आप पहुंच जाते हैं तो यह आपके जिम्मे आप भी इसका एक पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है ये आईएएस होंगे और यहां कहां से आएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से समझ सकते हैं आप हिस्सा होंगे। अब यहां पर एक व्यवहारिक पक्ष को समझिए, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इसको भी समझ लीजिए। अब यहां पर एक व्यक्ति यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, जो जाहिर सी बात है अभी आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति तो आम आदमी पार्टी के हो गए। कोई भी निर्णय लिया जाएगा इसमें, 3 व्यक्ति हैं तो वोटिंग होगा तीनों में। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका ट्रांसफर, एक आईएएस ऑफिसर है, उनका ट्रांसफर कराना चाहते हैं वह किसी एक विभाग में, ठीक है, दिल्ली के परिवहन मंत्रालय में। अब उनका ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो इनके पास, इस कमेटी के पास ये बात आएगा, इनके नाम पे वोटिंग होगा और वोटिंग में जो भी बहुमत होगा उसके आधार पर ही इस ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, यदि इनका मन है चीफ मिनिस्टर को कि मेरे मनपसंद कोई ऑफिसर हो उनको मैं यह विभाग दूं, लेकिन 2 व्यक्ति नहीं चाह रहे हैं और ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, दोनों आईएएस ऑफिसर हैं, तो जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष होने के बावजूद भी। तो यही कहीं मसला फंस रहा है इस बिल को लेकर के और यहां पर जो है दिल्ली गवर्नमेंट इसीलिए इसका विरोध भी करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर समझ लीजिए, जब ये मान लीजिए किसी नाम को विचार कर लिए तो आगे ये सलाह देंगे किनको, एलजी साहब को, उपराज्यपाल को। ये सिर्फ सलाह कर सकते हैं, इनको सारा काम एलजी को ही करना है, ध्यान रखना है। ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा पावर एलजी को मिलने वाला है। ठीक है, तो जब यहां पर एलजी को ये नाम सुझाव करके दे देंगे फिर एलजी उसको नियुक्त करेंगे या ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। ध्यान रखना है, यदि एलजी संतुष्ट नहीं होते हैं इनके द्वारा सुझाव दिए गए नाम से तो एलजी इसे वापस भी कर सकते हैं, यानी कि आखिरी जो डिसीजन लेने का अधिकार होगा वह उपराज्यपाल के पास ही होगा। तो जाहिर सी बात है इस बात से ये नाराज हैं कि जब आखिरी में सब कुछ इन्हीं के हाथ में है तो बेवजह इसमें इस पद को रखा गया है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 2 व्यक्ति जो यहां पर है और वोटिंग का मामला है और ये केंद्र सरकार के तरफ से ही है, तो मामला यहां गड़बड़ होता रहेगा। सरकार में 2 अलग अलग पार्टियां यदि रहती है तो व्यवहारिक तौर पर टकराहट दोनों में देखने को मिल सकता है। यही जाकर के पूरा मामला फंसा हुआ है। और यहाँ पर समझिए कि सेवारत जितने भी समूह ए के अधिकारी जैसे हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, और यहाँ पर दैनिक सर्विस जो होता है, यानी कि जो दिल्ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ऑफिसर होते हैं, जैसे रैंक आएगा आपका, तो जो भी कैडर अलॉट होगा एक कैडर यह भी होता है। ठीक है, तो इनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी इसी अधिनियम के तहत होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। 2 व्यक्ति और, जो कि मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी इसमें शामिल होंगे। 3 सदस्यीय टीम होगा और फिर बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए यह यूजफुल होगा। अब संविधान में इसकी कहां बातें की गई है, देखिए संविधान का अनुच्छेद 239 ए और 3 बी में इसकी चर्चा की गई है। यह इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यह अनुच्छेद कहता है कि संसद को, ध्यान देना है कीवर्ड पे, संसद को यह अधिकार है कि दिल्ली राजसंघ क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का संसद को पूर्ण अधिकार है। तो यही बातें इस अनुच्छेद के तहत की जा रही है। अभी जो पार्लियामेंट में चर्चा चला था तो होम मिनिस्टर अमित शाह का यदि आप स्पीच सुनेंगे जाकर के यूट्यूब पे तो आप देखिएगा उन्होंने इसी अनुच्छेद की बार बार बातें की है। अनुच्छेद 239 के तहत हवाला दिया है। तो इसका कहने का मतलब वो बार बार कह रहे हैं कि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, संविधान कह रहा है कि संसद के पास ये अधिकार है, तो फिर हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें क्या गलत किया जा रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्योंकि यह मामला जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर के पहुंची थी दिल्ली सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कही थी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने मई 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार ने कहा था कि दिल्ली के अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम अब है वह मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। कौन करेगा? उपराज्यपाल करेगा। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री को आपत्ति हो गया। मुख्यमंत्री क्या किए? हाई कोर्ट पहुंच गए, दिल्ली हाई कोर्ट, और उन्होंने अपील किया कि हुजूर देखिए, हम चुनी हुई सरकार हैं, ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार यहां दखल अंदाजी कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसके होने के नाते उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल के जिम्मे ये काम दे रहे हैं और उपराज्यपाल फिर हमारे तरह से काम हमें नहीं करने देंगे। यह सब शिकायत की गई थी याचिका के माध्यम से। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुना भी याचिका पर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट उपराज्यपाल के पक्ष में दे दिया कि नहीं, ये काम ठीक है, उपराज्यपाल को ही करने दीजिए। उसके बाद दिल्ली सरकार नाराज हो गई और फिर अपील करने का अधिकार उनके पास था, तो अपील करने कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब अपील किया, सुनवाई चली याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट यहां पर दिल्ली सरकार को राहत देती हुई नजर आती है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पुलिस, सार्वजनिक सुरक्षा और भूमि को छोड़कर, ये तीन मसले छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो जितने तरह की सेवाएं हैं वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार को करने दीजिए। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दिल्ली पुलिस आप अपने जिम्मे रख लीजिए, जो भी सार्वजनिक सुरक्षा की बात आप कहते हैं वह भी रख लीजिए और भूमि भी आप अपने पक्ष में रख लीजिए, लेकिन जो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह का काम है वह उपराज्यपाल नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली की जनता ने जो लोकतांत्रिक तरीके से जिस सरकार को चुना है उस चुनी हुई सरकार को यह काम करने दीजिए, यह ज्यादा अच्छा होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और यह निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के पक्ष का मामला था। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए फिर केंद्र सरकार के पास और कोई तरीका नहीं था। एक तरीका था कि वह अध्यादेश ला सकती थी और केंद्र सरकार ने उस तरीका को अपनाया भी, अध्यादेश ला दिया, ठीक है। और अध्यादेश को निश्चित तौर पर बिल में, वहां पर कानून में तो तब्दील करना पड़ेगा। तो अभी वही मसला फिर लोकसभा में चल रहा है। तो ये पूरा बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझ में आ गया क्या मामला है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन वगैरह दे दिया तो केंद्र सरकार इस मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश ला ली और इसमें उपराज्यपाल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया, जिसकी चर्चा हम पूरी तरह से कर भी चुके हैं। दिल्ली सरकार के पक्ष को आप समझते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार कह रही है देश के संघीय ढांचे पर हमला है, यानी कि संघ का जो ढांचा एक बना हुआ है, राज्य भी जिसमें एक पक्ष है, तो चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही है, राज्य पर कहीं ना कहीं दबदबा बना करके केंद्र सरकार रखना चाह रही है। ये आरोप है दिल्ली के सरकार का केंद्र सरकार के ऊपर। और इनका कहना है कि देखिए, कीवर्ड इसमें समझिए क्या कहा गया है, निर्वाचित सरकार है, यानी कि लोगों ने चुना है इस सरकार को। और कैसे? लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार। लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है मतदान के आधार पर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जो चुनी जाएगी, शपथ ग्रहण जिनका होगा, उनके हिसाब से काम होना चाहिए। तो स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार वो निर्णय लेते, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति जो है हमारे पास होनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार के पास, लेकिन वह इस कानून के जरिए केंद्र सरकार चाह रही है कि वह राज्यपाल को दे दिया जाए और हमारे मसले में हस्तक्षेप कर रही है केंद्र सरकार। यह आरोप है दिल्ली सरकार का। चलिए, अब केंद्र सरकार का क्या पक्ष है उसे देख लेते हैं। अब केंद्र सरकार यहां पर एक तर्क देती है और यह बात करती है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के। वह कह रहे हैं कि अमित शाह का पूरा स्पीच सुनेंगे लोकसभा में। वह कह रहे हैं कि देखिए, भारत में जो स्थिति है वह दो तरह की है। एक तो राज्य है, ठीक है, और इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ भी लीजिए। दूसरा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और इन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है और देश की राजधानी भी है, और राजधानी में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसके पास सेवाओं का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब सेवाओं का अधिकार नहीं है किसी भी राज्य के पास, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास सेवाओं का अधिकार नहीं है, केंद्र के द्वारा संचालित होता है। तो ये कहने हैं दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो इसके पास भी ये शक्ति नहीं होगी। हाँ, दिल्ली उन मुद्दों पर कानून बना सकती है जिन मुद्दों पर बाकी यूटी कानून बनाती है।
बाकी केंद्र शासित प्रदेश जिन मुद्दों पर कानून बनाते हैं, दिल्ली भी उन पे कानून बना ले, स्वास्थ्य पे बनाए, शिक्षा पे बनाए, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है, सेवा पर जो अधिकार है, वह बाकी केंद्र शासित प्रदेश के पास नहीं है, तो वह अधिकार दिल्ली के पास भी नहीं होना चाहिए। अब केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए। भारत में जो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति फिलहाल है वह 8 है। थोड़ा सा परिवर्तन आया था, इसीलिए आप इसे समझ लीजिए। देखिए, जम्मू और कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, वहीं पर दमन और दीप, दादर और नगर हवेली दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश पहले हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखे जाते हैं। एक लक्षद्वीप है, दूसरा एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुडुचेरी है, और यहाँ पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोनों राज्य का जब 370 हटा तो उसके बाद दोनों को यूटी भी बना दिया गया, और चंडीगढ़ है ही, और उसके बाद दिल्ली पर जाता है जो कि एनसीआर दिल्ली भी कहते हैं। तो ये पूरा 8 है। अब यहाँ पर 3 राज्य के स्थिति समझ लीजिए। यहाँ पर 3 में एक हो जाएगा JNK, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, और ये हो जाएगा पुडुचेरी। तो ये 3 की स्थिति समझिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश सभी हैं 8 के 8, लेकिन ये जो 3 हैं, इन तीनों में विधानसभा का चुनाव होगा। ठीक है, यहां पर चुनी हुई सरकार शासन करेगी, और केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते यहां पर जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल होंगे। तो इनकी भी शक्तियां, कुछ विशेष शक्ति इनको दिया गया है, क्योंकि विधानसभा यहां है। अभी तक जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं 370 2019 में जब यहां से खत्म किया गया, तो अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ, आम चुनाव, तो वहां पर विधानसभा की ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं बन पाई है। लेकिन इन दोनों जगहों पर विधानसभा का चुनाव होता है, और आगे चल के जम्मू कश्मीर में भी होगा। तो इस स्थिति को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते हैं, लक्षद्वीप में कोई मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, यहां पर जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होगा आगे चल के, लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, लेकिन लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होगा। डायरेक्ट केंद्र के द्वारा वहां पर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कोई शासक होगा, या कोई उपराज्यपाल केंद्र वहां बना के भेजेगी, जो कि केंद्र के नुमाइंदे के रूप में वहां पर काम करेंगे, वहां के शासन प्रशासन को आगे चलाएंगे। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए, राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, वही बातें जो मैं समझाया हूं एक बार यहां बता देता हूं। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार का शासन चलता है, राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। सभी बातें हम चर्चा कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति इन्हीं प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए चलाते हैं। संसद को यहाँ कुछ अधिकार हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी आपको किया था। संसद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर कानून बनाते हैं। यहाँ पर तीनों सूचियों का मतलब क्या हुआ? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, आज के लिए आप इसे अपना होमवर्क मान लीजिए कि 3 सूची है, उसको थोड़ा सा पढ़िए अब डिटेल से। संसद की इस शक्ति का विस्तार जो है पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर तक है, जबकि इसकी अपनी विधायिकाएं भी हैं। जम्मू कश्मीर का जैसे मैंने कहा कि जब चुनाव होगा तो यहां भी चुनी हुई सरकार काम करेगी। अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स का है, और इसका जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, जवाब आपको ही देना है, लेकिन इसका जवाब इसी लेक्चर में छुपा हुआ रहता है। तो प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है? यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद होगा देखना है। 4 विकल्प आपको यहाँ दिए गए हैं, ABCD। जो भी आपको सही लगे उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं लगातार कमेंट देखते रहता हूं, और पिछले कई दिनों में मैंने देखा है कि आप में से जितने लोगों ने जवाब दिया है वह 100% सही है। इसका मतलब है कि आपका अध्ययन अध्यापन बहुत बेहतर चल रहा है। जो चीज़ें आपको बताई जा रही है आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।